तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपको यहाँ पर कराते हैं जो बाकी सारे लोगों के द्वारा हमारे पास में व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं। आपसे भी निवेदन है, आगे अगर आपका एग्जाम हो तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 पर जरूर से जरूर सेंड करना मेरे भाई, क्योंकि जैसे आज आप इंतजार कर रहे हैं एग्जाम एनालिसिस का, कल कोई और आपका भाई इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और जो हम छात्रावास अधीक्षक की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं वो भी आपके पास में पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। जीके जीएस एमपी जीके से शुरुआत करेंगे और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न है, विजयासन विंध्यवासिनी मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में या फिर कहां पर यह स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा सीहोर। सीहोर जिले में विजयासन विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। आइए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, तो विजयासन विंध्यवासिनी मंदिर, जिसे हम बीजासेन माता मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के सलकनपुर नामक गांव में स्थित है। एग्जैक्ट या तो सलकनपुर पूछा गया होगा, ऑप्शन दिया होगा, या सीहोर दिया गया होगा। ठीक है, जो भी दिया हो आप लोग कमेंट कर देना जो एग्जाम देकर आ रहे हैं। यह प्रसिद्ध सिद्धपीठ भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर 800 फुट ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। तो ध्यान रखना, सलकनपुर में स्थित है बीजासेन विंध्यवासिनी माता मंदिर। अब देखो, पीठ अगर आपसे सिद्धपीठ से प्रश्न पूछा गया है तो एक और सिद्धपीठ अपने मध्य प्रदेश में है। कहां पर? दतिया में। पीताम्बरा पीठ दतिया जिले में स्थित है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अपने सुपर सिलेक्शन नोट्स में से मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी डिप्टी जेलर में सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। आपको दो तीन वीडियो में प्रूफ भी दिखा चुके हैं, लास्ट में आपको दिखा भी देंगे। एग्जैक्ट प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आपका एमपीजी के हो, चाहे वो हिंदी हो, सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी भी जिन लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं या 2-3 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, तो अभी भी आप ये नोट्स लेकर के अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जाइए। आपके 101% अच्छे नंबर आएंगे। अगर 65 भी आपने क्रॉस कर लिए काट पीट करके तो आपका सिलेक्शन इस भर्ती में हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद में आप ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको। तो सभी 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, सभी 5 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो हमने करा रखी है उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और 500 से 1000 प्रश्न हमने करंट अफेयर के करा रखे हैं, एमपी और इंडिया करंट अफेयर के। और आज करंट अफेयर का एक प्रश्न उसी में से आया भी दिखाते हैं आपको। ठीक है ना, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। इसके अलावा टॉप 100 के अंतर्गत जो टॉप 100 सीरीज हमने चालू की है, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, इन सबको मिलाकर के लगभग 4000 के आसपास एमसीक्यू भी आपको करवा चुके हैं। ये सारा मटेरियल आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम देने जा सकें। और कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट पेमेंट करना, डायरेक्ट नोट्स प्राप्त करना। ठीक है, कैसे? तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको जो है पूरी नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे जहां पर आगे के सारे नोट्स हो, और इसके अलावा जो एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं उसकी पीडीएफ सब कुछ आपको मिलते रहेगा। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में आपकी जो है अस्पताल सहायक की वैकेंसी आई हुई है। समय बहुत कम बचा हुआ है। अस्पताल सहायक में अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 149 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सभी 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आज 6वां प्रैक्टिस सेट करा दिया, 6 के 6 प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा। और टॉप 100 सीरीज जो चालू की है, लगभग 700-800 एमसीक्यू करवा चुके हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यू भी आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिलने वाले हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें मात्र 149 रुपए हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो कैसे प्राप्त करना है, वही छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है। लो, ठीक है, इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे इसी नंबर से हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे और आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो अब अगर कम समय बचा है तो आप जरूर ये नोट्स लेकर के एक बार ट्राई कीजिए, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुल्ताई शहर मेरे भाई किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत अच्छे से आपको बताया है। जब जब नर्मदा की बात आई, जब जब अमरकंटक की बात आई, तब तब हमने आपको मुल्ताई शहर पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी यहाँ अमरकंटक से निकलती है।
और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो हमने बताया था कि इसके समानांतर एक नदी बहती है जो आपकी मुल्ताई से निकलती है और वो नदी है ताप्ती नदी। ये दोनों रिफ्ट वैली का निर्माण करती हुई एस्चुरी बनाती हुई जाकर के अरब सागर में गिर जाती हैं। तो भाई जहाँ से नदी निकल रही है वो शहर उसी मतलब वो शहर जो है उसी नदी के किनारे होगा ना। तो ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, कई बार आपको बताया है। तो मुल्ताई शहर कहाँ होगा? ताप्ती नदी के किनारे होगा, ये भी आपको बता चुके हैं। अब नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर अच्छे से पढ़ लेना, महेश्वर, ओमकारेश्वर, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सोन नदी भी यहीं अमरकंटक से निकलती है और ये उल्टी बहती है, मतलब ये नदियां तो उल्टी बहती है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई जाकर के पटना बिहार में गंगा नदी मिल जाती है, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये सारी बातें आपको कई बार बताई हैं, जब जब ये प्रश्न आए तब तब हमने आपको बताया था, और आज वही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल गया है। ताप्ती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और ये अपनी एमपीजीके के टॉप 500 में ये प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, तो मुल्ताई शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। इस शहर को सूर्यपुत्री मां ताप्ती का उद्गम स्थल माना जाता है। इसका प्राचीन नाम मूल तापी था, जो इस नदी के मूल उद्गम होने के कारण पड़ा था। ठीक है, तो मुल्ताई का पुराना नाम मूल तापी था, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, लिंगानुपात से प्रश्न पूछ लिया है कि किस राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 है। ठीक है, तो केरल से प्रश्न पूछा गया, सही आंसर आपका केरला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी केरल के बारे में। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। अच्छा, लिंगानुपात का मतलब जानते हो? 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, वही आपका लिंगानुपात कहलाता है। तो केरल में 1084 हैं। अब ये लिंगानुपात वाले सारे फैक्ट को हम देख लेते हैं। भाई हमारा काम यही है, अगर एक प्रश्न आया तो उससे जुड़े सारे प्रश्न करा देंगे, जिससे आगे अगर प्रश्न आए तो आप उसको करके आए। अब देखो, हरियाणा में सबसे कम है कितना? 877 है 1000 पर, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये दोनों तो हो गए। कभी कभी केंद्र शासित प्रदेशों वाला पूछ लेते हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लिंगानुपात पुदुचेरी में है और सबसे कम दमन और दीव में है। इसका नंबर नहीं पूछते, केवल ये पूछते हैं किसका ज्यादा किसका कम है। ठीक है, नंबर आपको केवल राज्यों का पूछा जाता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक किसका है? पुदुचेरी का है। सबसे कम किसका है? दमन और दीव का है। अब अगर जिलों में भी पूछ लेते हैं, भाई जिला बता दो पूरे भारत में, तो जिलों में अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक लिंगानुपात माहे का है, जो पुदुचेरी का है, और सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दमन का है, जो दमन और दीव का है। ये पूरा बता दिया। अब अगर लिंगानुपात पूछेंगे तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसी बात पर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबके पास शेयर कर देना कि एग्जैक्ट जो प्रश्न है और जो ऑथेंटिक प्रश्न, सबसे अधिक जानकारी वाली एग्जाम एनालिसिस आपको कहां पर देखने को मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का पूछा गया है। अपने जो हमने टॉप 500 करंट अफेयर वन लाइनर करवाई थी, जिसकी पीडीएफ आपको दी है, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, भारत ने 2025-26 की आर्थिक सर्वेक्षण में चावल उत्पादन में किस देश को पीछे छोड़ दिया मेरे भाई? तो भारत ने चाइना को चावल उत्पादन में पीछे छोड़ दिया है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने 150.18 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन करके विश्व में सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का स्थान हासिल कर लिया है, यानी पहले नंबर पर आ गया है। जबकि चीन का उत्पादन 145.28 मिलियन टन था। अब भारत नंबर 1 पर आ गया है, जनसंख्या में नंबर 1 पर है, तो भाई उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। तो ये अच्छी बात है, उत्पादन में नंबर 1 पर है। ठीक है, बाकी पेट्रोल में भी नंबर 1 पे पहुंच जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, अब यहां से आज जो है एक जोड़ी मिलाने वाला प्रश्न पूछा गया था। 2 लोगों ने ये प्रश्न हमारे पास में भेजे हैं। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। ठीक है, आप लोग भी प्रश्न भेजा करो भाई, जिसका भी एग्जाम हो। पूछा गया था दिलीप ट्रॉफी, उबेर कप, नेहरू ट्रॉफी, इसको जो मैचिंग करने के लिए पूछा गया था, ये किस खेल से संबंधित है? तो चलिए मैचिंग तो हम कर लेंगे, पहले इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बता देते हैं, जिससे अगर फिर से ये प्रश्न आए तो आप कभी इसको छोड़ करके ना आए। दिलीप ट्रॉफी अगर हम बात करेंगे तो भारत की सबसे प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। ठीक है, पहले जो सिलेक्शन होता था ना, वो रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी से ही होता था। रणजी और दिलीप ये दोनों क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आगे रणजी वाली पूछी जा सकती है। ठीक है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र जोनों की टीमों के बीच में ये खेली जाती है। वहीं उबर कप की बात करते हैं तो यह महिलाओं की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन है। ठीक है, तो ये बैडमिंटन प्रतियोगिता है, कौन सी? उबर कप। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी की बात करेंगे तो नेहरू ट्रॉफी जो है ना, ये केरल में होने वाली प्रसिद्ध स्नैक बोट है। ये जो है ना, ऐसे केरल में जो स्नैक बोट होती है, इस तरह की बोट होती है। ठीक है, इनकी रेसिंग होती है। आपने एक वो देखा होगा, मतलब कि एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था एक बच्चे का, वो बच्चा ऐसे डांस करता खड़े होकर के, है ना, तो वो यही वाली रेस थी जो केरल में होती है। तो इसके लिए नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस के नाम से इसको जाना जाता है। और नौकायन आपके ऑप्शन में दिया था, तो यही वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। इन तीनों को आप इस तरह से मिला सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया, भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सब जानते हैं, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। उसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी भी यही थे। कौन? विश्वनाथन आनंद। ये ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस खेल से संबंधित है, शतरंज से। देखिए, भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे।
उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि वर्ष 1988 में हासिल की थी और भारत को विश्व स्तर पर शतरंज के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाई थी विश्वनाथन आनंद ने। आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। तराइन का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था? एग्जैक्ट लोकेशन पूछा गया था, तो हरियाणा में हुआ था भाई। बहुत लोग राजस्थान लगा कर आए हैं मेरे भाई, राजस्थान गलत है, हरियाणा में है तराइन। ठीक है, देखिए तो तराइन का प्रथम युद्ध वर्तमान हरियाणा राज्य के करनाल जिले में स्थित तराइन ताराओरी मैदान में लड़ा गया था। यह स्थान करनाल और थानेसर के पास दिल्ली के उत्तर में लगभग 70 मील की दूरी पर स्थित है। तो हरियाणा ही इसका सही आंसर होगा। राजस्थान वाले मेरे भाई गलत लगा कर आए हो आप लोग, अगर किसी ने राजस्थान लगाया तो। यह ऐतिहासिक युद्ध 1191 में अजमेर और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान और तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना विजयी हुई और मोहम्मद गौरी को हार कर मैदान से भागना पड़ा था। तो इन्होंने छोड़ दिया था मोहम्मद गौरी को, ठीक है ना। बाद में मोहम्मद गौरी ने फिर आकर के जो है उनकी मतलब कि इनका राज्य ले लिया था। जो आगे की बातें आप जानते ही हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, फिर ये सारी बातें। चलो बिहू का देखो दोबारा रिपीट हुआ है, इससे पहले भी बिहू वाला हमने कराया था, इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर एक एग्जाम एनालिसिस आपको देखना है। प्रश्न रिपीट होते हैं, एज इट इज रिपीट हुआ है। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं, कितना प्रकार क्या कैसे होता है वो देख लीजिए। देखो प्रश्न है, बिहू भारत के असम राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह बिहू त्योहार मुख्य रूप से फसल कटाई और असमिया नववर्ष के अवसर पर युवाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, असमिया संस्कृति और बिहू नृत्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखिए। तो इसमें क्या, बिहू का अर्थ क्या होता है? एक बार ये प्रश्न पूछा था कि बिहू उत्सव में बिहू शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बिहू का अर्थ होता है खुशी और उत्सव। यह मुख्य रूप से साल में 3 बार मनाया जाता है। एक तो बोहाग बिहू होता है जिसे हम रोंगाली बिहू कहते हैं, एक माघ में मनाते हैं, इसको हम भोगाली बिहू कहते हैं, और एक होता है काटी, इसे जो है कोगाली बिहू कहते हैं। बिहू के प्रकार हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नाम तो नहीं पूछा जाएगा पर प्रकार पूछ लें कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं और ये असम का लोक नृत्य है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न गलत हो गया है। यहाँ पर पूछा गया था कि भारत का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है यानी कि व्यापार होता है वो कौन से बंदरगाह से होता है? अगर व्यापार की बात की जाए तो आपको मुंद्रा बंदरगाह गुजरात वाला लगाना है। अगर आवागमन की बात की जाए यानी यात्रियों की बात की जाए, जो लोग यात्री की बात करेंगे तो यात्रियों में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होता है? मुंबई पोर्ट होता है। ठीक है, तो दोनों पोर्ट आपको ध्यान रखने हैं। आइए इसके बारे में आपको अन्य जानकारी बता देते हैं, ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे क्वेश्चन। तो भारत में सबसे ज़्यादा व्यापार कुल कार्गो माल की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मुंद्रा बंदरगाह से होता है। यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक, व्यावसायिक और सबसे बड़ा निजी बंदरगाह भी है। व्यापार और माल ढुलाई के प्रमुख बंदरगाहों के आंकड़े इस प्रकार हैं। पहले पर मुंद्रा बंदरगाह गुजरात वाला है, दूसरे पर दीनदयाल बंदरगाह जो कांडला गुजरात में है। ठीक है, अब समझ गए गुजरात क्यों आगे है, इतना विकसित क्यों है? क्योंकि वो वहां पर जो पोर्ट हैं, दोनों पोर्ट जिससे सबसे ज्यादा माल का आवागमन होता है वो दोनों पोर्ट गुजरात में ही स्थित है। इस वजह से गुजरात इतना ज्यादा आगे निकल चुका है। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और ये जो है ना दीनदयाल पोर्ट, ये सरकारी बंदरगाह है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सा जो जिला है वो इंदौर संभाग में नहीं आता है? तो नरसिंहपुर ऑप्शन में दिया गया था, नरसिंहपुर सही आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो इंदौर संभाग में कुल 8 जिले आते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं। तो प्रशासनिक रूप से इंदौर, जो इंदौर है, इस संभाग का मुख्यालय क्या है? इंदौर है। इस संभाग में शामिल 8 जिलों के नाम देख लीजिए, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, बड़वानी, खंडवा, पूर्वी निमाड़ और बुरहानपुर, ये 8 जिले जो हैं वो इंदौर के अंतर्गत आते हैं। और नरसिंहपुर दिया गया था, तो नरसिंहपुर इंदौर के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, दूसरी बात, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? तो नरसिंहपुर में होता है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में, तो वो भी नरसिंहपुर में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला पूछा गया भाई, ग्राम पंचायत में कितने अंतराल के बाद चुनाव करवाना अनिवार्य होता है? यानी ग्राम पंचायत 5 साल पे पूरी हो जाती है, मान लीजिए अगर जल्दी वो मतलब विघटित कर दी गई तो कितने टाइम अंतराल के बाद इसमें तो चुनाव इतने टाइम पे तो करवा ही लेना चाहिए, तो 6 महीने के भीतर भीतर करवा लेना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछेंगे कार्यकाल कितना, तो आप बताएंगे 5 वर्ष। इस 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है, 5 साल से पहले चुनाव करवा लेते हैं। यदि किसी कारणवश पंचायत को 5 साल से पहले भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर भीतर मेरे भाई नए चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। और ये कहां पर बोला गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 243 243 में बोला गया है कि मेरे भाई 5 साल तो कार्यकाल होगा, लेकिन अगर विघटित होती है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से चुनाव कराना अनिवार्य बोला गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ लेते हैं और साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में आज पहला प्रश्न पूछा गया भाई, ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रखने पर जल्दी खराब हो जाता क्यों? अब देखो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भाई दूध को रख देते हैं तो दूध खराब नहीं होता, सब्जी रख देते नहीं खराब होता है, चलो ब्रेड भी रख देते हैं और आराम से खाएंगे 10-15 दिन तक। मेरे भाई ब्रेड को जैसे ही रेफ्रिजरेटर रखते हैं ब्रेड खराब हो जाता है 1 दिन के अंदर ही। अच्छा क्यों खराब हो जाता है सर, इसका रीजन क्या है? तो आइए देख लेते हैं।
तो ब्रेड को रेफ्रिजरेटर में रखने पर वह जल्दी इसलिए खराब हो जाता है या बासी या फिर टाइट हो जाता है क्योंकि कम तापमान पर ब्रेड में मौजूद स्टार्च के जो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्रिस्टल जैसा सख्त ढांचा बना लेते हैं। यानी कि जैसे ये ब्रेड है, ठीक है, ये डबल रोटी ब्रेड, ठीक है ना, एक ही बात है ना। तो इसमें जो अणु होते हैं स्टार्च के, वो स्टार्च के अणु जब इनको कम टेम्परेचर मिलता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एकदम इसको इतना कठोर बना लेंगे कि तुम भैया हथौड़ा से तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा अगर तुम 10-15 दिन छोड़ के चले गए तो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कठोर बना लेते हैं और क्रिस्टलीकरण की वजह से ये ब्रेड खराब हो जाती है। इस प्रक्रिया को स्टार्च रेड्रीग्रेशन कहा जाता है, जिसमें ब्रेड अपनी नमी खो देती है और रूखी हो जाती है और उसका प्राकृतिक स्वाद जो है वो बिगड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सी धातु विद्युत से सबसे ज्यादा गर्म हो जाती है। तो एल्यूमिनियम, तांबा, जिंक ये दिया गया था ऑप्शन में, एक कोई और ऑप्शन था, तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर होगा। अगर लोहा दिया गया होगा तो मेरे भाई लोहा पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पर एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। चलिए पूरी जानकारी आपको यहां पर देते हैं। तो दिए गए विकल्पों में एल्यूमिनियम विद्युत से सबसे ज्यादा गर्म होगा क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो प्रतिरोधी बहुत ज्यादा होता है ये एल्यूमिनियम। जिस धातु का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उतनी अधिक ऊष्मा होगी। देखिए ऐसा होता है, ये विद्युत धारा जा रही है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, जिसमें कम प्रतिरोध है आराम से जा रही है तो ये गर्म नहीं होगा। लेकिन जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा तो उसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे रुकेंगे, फिर जाएंगे फिर रुकेंगे, फिर जाएंगे फिर रुकेंगे, तो रुकने की वजह से ये ऊपर ऊपर क्या होती है, गर्म होती चली जाती है। और ऐसा काम एल्यूमिनियम में होता है, ठीक है। अच्छा किसमें नहीं होता है वो भी देख लेते हैं, लगे हाथ भैया। देखो तो धातुओं में विद्युत प्रतिरोधकता का अगर क्रम देखेंगे तो सबसे कम और सबसे अधिक है, तो तांबा जो है वो सबसे कम प्रतिरोधी होता है, ठीक है, और ये सबसे अच्छा सुचालक होता है इसलिए इसका कम गर्म होता है, ठीक है ना, ये बहुत कम गर्म होता है। तो तांबे यानी कॉपर के जो तार होते हैं अगर वो लगाओगे तो तुम्हारे घर में बहुत अच्छी बिजली आएगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध उसका कम होता है, ठीक है। उसके बाद जिंक की बात करते हैं तो ये मध्यम प्रतिरोधी होता है एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है, दूसरे नंबर पर जिंक आता है और सबसे कम प्रतिरोधी कौन होता है, तो कॉपर होता है, ठीक है। चलो इनमें से कौन सा जैविक और अजैविक घटकों का सही समूह है, यह आपसे पूछा गया था। ऑप्शन में पौधा और मिट्टी दिया गया था, फिर उसके बाद जानवर जानवर दिया गया था, इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया था। तो सही आंसर पौधा और मिट्टी हो जाएगा। आइए हम जैविक और अजैविक घटक दोनों देख लेते हैं। जैविक घटक की अगर हम बात करेंगे तो इनमें सभी जीवित चीजें आती हैं, ठीक है। जैविक घटक क्या होता है, जो चीजें सांस ले रही हैं वो जैविक हैं, जो सांस नहीं ले रही हैं अजैविक हैं। कौन आ जाएगा, पौधे आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, मनुष्य और सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। अजैविक घटक क्या होता है मेरे भाई, इसमें सभी निर्जीव चीजें आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे मिट्टी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो थोड़ा माइंड लगा करके आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। तो माइंड खोल करके काम करना मेरे भाई, ठीक है, नहीं तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर सकते हैं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अगला, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, तो भैया एल्यूमिनियम जो धातु है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं। तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी यानी कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। यह भूप्रपट्टी के कुल द्रव्यमान का 8.1% पाई जाती है। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बता सकते हैं भाई कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कई बार आपको कराया है, इससे पहले पर्यावरण की जो टॉप 150 प्रश्न कराए हैं अभी परसों ही, उसमें भी आपको बताया था। अगर आपने पढ़ाई की होगी मेरे भाई तो तुरंत बता दोगे कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए तो भूप्रपट्टी में प्रचुर मात्रा शीर्ष धातुएं कौन कौन सी हैं, क्रम वाइज देख लेते हैं। तो एल्यूमिनियम है 8.1% सबसे ज्यादा, उसके बाद में लोहा है 5% दूसरी सबसे प्रचुर धातु है, और कैल्शियम 3.6% के साथ में तीसरे नंबर पर आएगी। तो तीनों का क्रम ध्यान रखना, हो सकता है आपसे क्रम लगाने को भी आ जाए। अगला है, पालक को ज्यादा देर तक गर्म करने पर उसका रंग जो है ना वो चेंज हो जाता है। अच्छा चेंज क्यों हो जाता है, तो भाई जो पालक में क्लोरोफिल होता है ना, कोई भी चीज अगर हरे रंग की है तो जान लो उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। और जितनी ज्यादा हरी है उतनी ज्यादा क्लोरोफिल है, जितनी ज्यादा क्लोरोफिल है उतना ज्यादा आयरन है, ये भी ध्यान रखना। तो पालक में आयरन पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट धातु पालक में पाई जाती है। अब तुम गर्म कर दोगे तो गर्म करने के बाद देखते हो पालक जो है ना अपना रंग खो देती है, एकदम ऐसे भूरी भूरी सी हो जाती है। क्यों हो जाती है वो देख लेते हैं। तो पालक को ज्यादा देर तक गर्म करने पर उसका रंग जो क्लोरोफिल है उसके कारण उसको वो जो है नष्ट हो जाता है, और गर्मी के प्रभाव से पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल अपना मैग्नीशियम अणु खो देता है और फियोफाइटिन में बदल जाता है, जिससे जो चमकीले हरे पत्ते होते हैं उसकी जगह जैतूनी या फिर मटमैला भूरा रंग आ जाता है, और पालक जो है वो लगभग पूरा अपना कलर खो देती है। तो यही आपसे पूछा था कि कलर क्यों चेंज हो जाता है। आगे एक और प्रश्न आया, कायिक जनन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, टॉप 500 वाली एमपीजी उसमें साइंस की पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। कायिक जनन जो है वो किस किस में होता है, तो कायिक जनन पौधों में पाया जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो कायिक जनन की बात करें, पौधों में होने वाली एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है जिसमें बीज के बिना ही पौधों के किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना या फिर पत्ती से नया पौधा हो जाता है, यानी कि बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी से, अच्छा आपने वो गुलाब देखा हो, गुलाब देखा हो ना, तो गुलाब के बीज तो लगाने नहीं पड़ते,
भाई गुलाब की डंडी काट के लगा दो, अगर टुकड़ा काट के लगा दो कहीं पर, तो वो वहाँ पर नया गुलाब खिल जाता है, ठीक है ना। तो यही सिस्टम है, इसी को हम कायिक जनन कहते हैं, जहाँ पर बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर बाकी पूरा दिया गया, जैसे तने के द्वारा आलू का निकलना, अदरक, प्याज, गन्ना, लहसुन, ये सारे तने से होते हैं, है ना। तो ये इसका सही उदाहरण हो जाएगा कायिक जनन का। अच्छा, कल किसी का एग्जाम है क्या 9 तारीख को? मुझे ऐसा पता चला कि 9 तारीख को एग्जाम नहीं है, ठीक है ना। और अगर एग्जाम हुआ तो हम एनालिसिस कराएंगे, और एग्जाम नहीं हुआ तो अभी तक यानी 4 तारीख से अभी तक जितने भी जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब को एक साथ लेकर के कल हम आ जाएंगे इसी टाइम 12:30 या 1 बजे के आसपास। तो ये सारे प्रश्न एक बार में आपको रिपीट करा देंगे, रिवाइज करा देंगे, तो बढ़िया से आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी का कल एग्जाम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा कि 9 तारीख को एग्जाम है या नहीं है, ठीक है मेरे भाई। चलिए हम चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में क्या परिवर्तन है? तो भाई सतत का विलोम आज पूछा गया था हिंदी में, 2 प्रश्न उपसर्ग थे। वाणिक छंद पूछा गया है, ध्यान रखना, वाणिक छंद अच्छे से पढ़ के जाना। पर्यायवाची एक प्रश्न संधि का पूछा गया है। रसखान की रचना पूछी गई, भाई रसखान ने कौन सी भाषा में रचनाओं को लिखा है, या कौन सी वो मतलब जो उनकी कृति होती है उसमें पूछा गया था। फिर विरोधाभास अलंकार पूछा गया है, शुद्ध वाक्य 2 आए हैं, अलंकार आया है ना, कारक आया है, द्वंद्व समास पूछा गया समास में, और क्रम से लगाने के लिए भी पूछा गया था आज, ठीक है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो इंग्लिश का PQRS होता है वो इसमें पूछा गया है। मैथ की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन के 3 प्रश्न हैं। नल और टंकी से पूछा गया था, एक नल एक टंकी को 10 घंटे में भरता है, दूसरा नल इस टंकी को 30 घंटे में भरता है। अगर रिसाव के साथ में इसको खोल दें, रिसाव के साथ में, तो ये टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये पूछा गया था। बाकी बॉड मास के 2 प्रश्न, वर्क एंड टाइम से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, परसेंटेज के 2 प्रश्न हैं, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न हैं, 1 प्रश्न एज का है, औसत के 2 प्रश्न, रेशियो के लगभग 3, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई प्रश्न नहीं है, मिश्रण का 2 प्रश्न, घातांक करने से भी कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं। देखिए इंग्लिश में क्या परिवर्तन है। तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव से आज 3 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न टेंस के आए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 प्रश्न हैं, प्रीपोजिशन 1 पूछा गया है, आर्टिकल फिर से वही ट्रिपल फिलर वाला आर्टिकल आ गया, यानी कि 3 आर्टिकल आपको दिए जाएंगे और 3 आर्टिकल एक ही सेंटेंस में आपको भरने रहेंगे, ऐसा प्रश्न आया था। इडियम फ्रेजेस 4 आए थे, एंटोसिनो मेरे भाई 7 आए हैं। हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी वोकैब वाली PDF है उसको अच्छे से पढ़ करके जाना, इंग्लिश वाली वोकैब पढ़ जाना पूरी, और टॉप 200 की जो PDF हमने दी है नोट्स के साथ में उसको अच्छे से पढ़ जाना। इतने में आपका काम हो जाएगा, इंग्लिश इतने में आपसे संभाल ली जाएगी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक के 4 से 5 है, 3 प्रश्न आपके नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी पूछे गए हैं। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रचना नामदेव जी हैं जिन्होंने MP पुलिस के नोट्स लिए थे और यहाँ से तैयारी की थी, और इनकी 2nd रैंक लगी थी। इन्होंने व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज करके हमको बताया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी सर आपने बोला था कि देखो 4 तारीख को ये पूरे प्रश्न फंसे हैं, इन्होंने खुद कमेंट करके बताया है। बाकी ये वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिले हैं। PH वैल्यू वाली अपनी PDF से सीधे प्रश्न यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे स्क्रीनशॉट भी हमने लगा दिए हैं, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ PDF से क्वेश्चन आ रहे हैं। और कल भी हमने आपको दिखाया था, और आज भी सीधे नदी वाले जो प्रश्न है, बाकी के जो प्रश्न इंग्लिश के प्रश्न हैं वो सीधे PDF से आए हैं। तो PDF लेकर के पढ़ करके जरूर जाइएगा आप लोग। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। और मिलते हैं 2nd शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। अगर आपका एग्जाम हो 2nd शिफ्ट में या कल, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करेंगे अपने प्रश्नों को, जैसे आज आप वेट कर रहे हैं, कल कोई और आपका भाई इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। चलिए लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसी लगी आपको ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।